नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के फेसबुक लाइव में आपको खुशामदीद। और इस वक्त मेरे साथ कुवैत से मौजूद हैं मोहतरमा निदा मिर्ज़ा साहिबा, जो कि कुवैत की वहाँ वहाँ पे उर्दू सर्विसेज जो हैं रेडियो कुवैत की, उनमें बतौर अनाउंसर काम कर रही हैं और वहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। उनसे जानेंगे कि एक अनाउंसर बनने का सफ़र कुवैत जैसे मुल्क में कैसे रहा उनका। जी निदा साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली काज़मी वालेकुम। साहब, आपका, आपके चैनल न्यूज़ अलर्ट और खालिद नूर साहब का, जो कि चीफ ब्यूरो हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए इस इंटरव्यू में। और जनाब, जैसा कि आपने कहा कि मैं एक रेडियो अनाउंसर हूँ, सबको बताती चलूँ, पिछले 7 सालों से मैं कुवैत उर्दू सर्विस में बतौर अनाउंसर काम कर रही हूँ। हुँ, हुँ। और सफ़र बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छा अच्छा। था और कभी सोचा नहीं था कि इस मकाम पे पहुँचेंगे और एक अनाउंसर बनेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि नसीब में जो चीज़ लिखी होती है, वो इंसान को मिल जाती है। तो हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह अनाउंसर बने और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा तजर्बा है, लोगों से इंटरैक्शन का बहुत अच्छा तजर्बा है, लोगों से आप बात कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक पैगाम पहुँचा सकते हैं और बहुत सारे मैं कहती हूँ तफ़रीही ऐसी चीज़ें होती हैं और ख़बरें भी होती हैं, जो कि लोगों को बाख़बर रखती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ बज़रिए रेडियो लोगों तक पहुँचती हैं। अच्छा, निदा मिर्ज़ा साहिबा, मैं एक क्योंकि आप रेडियो अनाउंसर हैं और रेडियो से आपका कनेक्शन है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वो ये है कि क्योंकि आजकल जो मीडिया का ज़माना है, वो लेटेस्ट ट्रेंडिंग है, सोशल मीडिया है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तो क्या रेडियो को एक अभी भी एज हासिल है जो पहले थी, या आप क्या समझती हैं कि उस तरह से अब रेडियो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहा? नहीं, ऐसा नहीं है कि रेडियो अपना किरदार नहीं निभा पा रहा, लेकिन हाँ, ये बात सच है, इससे में कोई मुज़ायका नहीं कि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है और आजकल टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि रेडियो बहुत कम लोग सुनते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जो रेडियो सुनते हैं और जैसे कि आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हों और अक्सर हमारे यहाँ कुवैत के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रेडियो ऑन करते हैं, जो कि मैं समझती हूँ बैचलर हैं यहाँ पर, जो कि रेडियो सुनना पसंद करते हैं और जो रेडियो को एक उर्दू सर्विस है, वो सिर्फ़ कुवैत के अंदर ही नहीं, वो बहुत हुँ, सारे हुँ। ममालिक में नश्र होती है। पाकिस्तान हुँ। समेत बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, जहाँ पर ये नश्र होती है और हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं, जो मुख्तलिफ अच्छा। ममालिक से हैं, तो इससे अंदाज़ा होता है हमें कि ये काफ़ी जगहों पे सुनी जाती है और अभी भी इसका रिवाज खत्म नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं इसी एक क्योंकि रेडियो के हवाले से एक क्वेश्चन पूछूँगा, फिर जी, उसके बाद आगे चलूँगा। अच्छा, मुझे जी, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि एफ़एम सुनने वाले लोग हैं, गाड़ियों पे जाते हुए जो जी। बैचलर्स हैं, उनकी तादाद बहुत बड़ी ज़्यादा है। तो क्या आप समझती हैं कि रेडियो को एज़ अ कंस्ट्रक्टिव टूल यूज़ किया जा सकता है, एज़ अ कंस्ट्रक्टिव मीडियम यूज़ किया जा सकता है लोगों को अवेयरनेस के लिए? जी हाँ, बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव मैं समझती हूँ कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा रहे हैं, वो डेफ़िनिटली कंस्ट्रक्टिव है और ख़ासकर जो मवासिलात का जो तरीका होता है लोगों तक खबरें पहुँचाने का, वो बहुत अहम है। क्योंकि जब आपके हंगामी किसी भी किस्म के हंगामी हालात हों या किसी भी किस्म की आपको परेशानी हो या जंग के हालात हों या किसी भी कोई ऐसी सिचुएशन हो इमरजेंसी की मुल्क के अंदर, तो मैं समझती हूँ उसमें ये मवासिलाती जो निज़ाम है रेडियो का, ये बहुत अहम होता है लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, लोगों की तरबियत करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ़ खबरें ही नहीं, बहुत सारी हुँ। तफ़रीही और बहुत सारे नॉलेज के लिए भी प्रोग्राम्स होते हैं, ख़ासकर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बहुत सारी तरबियती प्रोग्राम्स भी होते हैं इस रेडियो के अंदर, जो कि मैं समझती हूँ लोग आजकल सुनने पे ज़्यादा मैं समझती हूँ प्रेफ़रेंस देते हैं कि लोग सुनना पसंद करते हैं, यकीनन अच्छा। देखना भी करते हैं, लेकिन अगर आप कहीं मसरूफ़ हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपके कानों में एयरपॉड्स हैं और आप उसके ज़रिए रेडियो सुनते भी जा रहे हैं। और कई बिल्कुल। बार ऐसा हुआ भी है कि बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं, जो कि अक्सर हम लोगों को चलते-फिरते वो कभी कहक़ाह लगा रहे होते हैं, कभी सुनते हुए जा रहे होते हैं, कोई काम भी मशगूल किसी काम में मशगूल हैं, तो वो मतलब बॉन्ड नहीं होते कि उनको कोई स्क्रीन के आगे बैठना है, तो सुनना ही ठीक है। काफ़ी होता है उनके लिए। अच्छा, अच्छा, अब जो एक अहम क्वेश्चन मेरा जो राइज़ होता है, एक अहम सवाल जी। जो है वो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बतौर ख़ातून कुवैत जैसे मुल्क में आपका ये सफ़र कैसा रहा और क्या मुश्किलात पेश आईं? मैं समझती हूँ मेरा सफ़र तो बहैसियत एक औरत के बहुत ही
बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कुवैत एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है ख़वातीन को, किसी किस्म की कोई मुश्किलात यहाँ पे दरपेश नहीं होती और ये आपकी काबिलियत पे मैं समझती हूँ ज़्यादा वो डिपेंड करता है कि आप कितने काबिल हैं, कितने मेहनती हैं। क्योंकि ठीक है, देखिए मेहनत और मेहनती होना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी ठीक है, आपको अपने आप को मनवाना हो तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और मैं नहीं ठीक है, समझ सकती कि कोई भी खातून ऐसी हो जो कि जिसके पास डिग्री हो और मेहनती हो, वो किसी भी मुल्क में जाके अपना नाम ना रोशन कर सके, अपने मुल्क का नाम ना रोशन कर सके। और कुवैत भी एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पे ख़वातीन को बहुत सारी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हासिल हैं और कुवैत के अंदर भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन, पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, जो कि अपने आप को अच्छी-अच्छी पोस्ट पर अपना नाम रोशन कर रही हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं और अपने आप को मनवा रही हैं। और मुझे नहीं इतने अरसे में मुझे नहीं कोई मुश्किलात दरपेश हुई, तो मैं नहीं समझती कि किसी भी इंसान को यहाँ पर हो सकती है किसी भी किस्म की मुश्किल। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि आप यू आर बीइंग अ पाकिस्तानी नेशनल, आप किस तरह से जी, कंपेयर करेंगी द सोसाइटी फ्रॉम द कुवैत, यानी कुवैत की सोसाइटी और पाकिस्तान की सोसाइटी को? जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई कुवैत में, लेकिन पाकिस्तान में एज़ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे ख़वातीन को काफ़ी सारी मुश्किलात जो है वो पेश आती हैं और उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो क्या कंपैरिज़न करेंगी दोनों सोसाइटीज़ के दरमियान में और दोनों ममालिक के दरमियान? देखिए पाकिस्तान तो अपना मुल्क है और वहाँ टैलेंट की कमी नहीं है जी, और जी। टैलेंट तो बेतहाशा है और घर-घर में है, मैं समझती हूँ। तो उसका तो मुकाबला कहीं से हो ही नहीं सकता। हाँ ये है कि जब आप पाकिस्तान से बाहर निकल के किसी मिडल ईस्ट में या कहीं किसी और कंट्री में जाके अपने आप को मनवाते हैं, तो वहाँ लोगों की तादाद जो होती है कॉम्पिटिटिव लोगों की तादाद कम होती है। तो वहाँ पर मैं समझती हूँ आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हाँ, अपने मुल्क में भी बहुत सारे लोग करते हैं, हुँ, हमारे अपने मुल्क में, लेकिन वहाँ पर चूँकि आपको जैसे मैंने ज़िक्र किया कि जगह-जगह टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, हर घर के अंदर माशाअल्लाह काबिल लोग मौजूद हैं और हमारे मुल्क में कमी नहीं है टैलेंट की, तो वहाँ पर मैं समझती हूँ कि कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है और ऐसे में हुँ। यकीनन दुश्वारियाँ भी ज़्यादा होती हैं। हाँ, कुवैत जैसा मुल्क है, जैसे मिडल ईस्ट है या किसी भी बाहर के ममालिक में, चूँकि तादाद यहाँ पे कम है अजनबियों की, तो वहाँ पर मैं समझती हूँ थोड़ा आसान है लोगों को अपने आप को मनवाना। अच्छा। अच्छा, एक इसी से मिलता-जुलता क्वेश्चन जी, कि ख़वातीन के जो मसाइल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि मुझे कोई मसला पेश नहीं आया कुवैत जी। जैसे मुल्क में। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई परस्यू करना चाहता है कुवैत में ख़वातीन के जो उनको जॉब के मामलात हैं या कोई भी काम करनी चाहती हैं किसी भी शोबे में ख़वातीन, तो उनके लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं वहाँ पे कुवैत जैसे मुल्क? देखिए, ज़्यादातर जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं वो अ, बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देती हैं टीचिंग फ़ील्ड को। तो टीचिंग फ़ील्ड में तो बहुत ऑप्शंस ओपन हैं कुवैत के अंदर, क्योंकि ठीक। कुवैत के जो लोग हैं, जो कुवैती लोग हैं, वो भी प्रेफ़र करते हैं पाकिस्तानी स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजना और पाकिस्तानी टीचर से पढ़वाना। ये एक हमारे लिए अच्छा। बहुत ऑनर की बात है। तो हुँ, एक हुँ। टीचिंग फ़ील्ड जो है वो बहुत ओपन प्लेटफ़ॉर्म है और जो ज़्यादातर ख़वातीन हैं वो इसको तरजीह इसलिए देती हैं कि एक तो मुनासिब वक़्त पे आपकी जॉब टाइमिंग्स खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप अपने घर को भी देख सकते हैं। क्योंकि एक ठीक है। प्रोफ़ेशनल लेडी के लिए घर और प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ दोनों लेके चलना आसान नहीं होता। तो बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि ख़वातीन ज़्यादा प्रेफ़रेंस इसी को ही देती हैं टीचिंग फ़ील्ड को कि है ना वो ठीक। दोनों चीज़ों को लेके मुनासिब तरीके से चल सकें। ठीक है। सही है। तो मिर्ज़ा साहिबा मुझे ये बता दीजिए जी। कि अगर कोई यंग जो हम पर्सनल है वो रेडियो में आना चाहता है, क्योंकि आपकी जिस तरह की आवाज़ है और जिस तरह आप 7 साल से काम कर रही हैं, तो उनके लिए क्या मशवरा होगा आपका? देखिए ख़ुसूसन अगर तो ख़वातीन के उर्दू लिए। सर्व अच्छा ख़ुसूसी ख़वातीन के लिए। देखिए अगर उर्दू सर्विस में आना चाहते हैं, तो उर्दू का बेहतरीन होना क्योंकि उर्दू एक बहुत ही खूबसूरत और मीठी ज़ुबान है। उर्दू पे उबूर हासिल होना बहुत ज़रूरी है और मैं समझती हूँ आवाज़ का इतना ताल्लुक नहीं है जितना नॉलेज और ज़ुबान पे उबूर होना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं हुँ, ना कि बात करने का हँसी तौर तरीका सीखा, बात करने का हँसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। तो मैं समझती हूँ बहुत सलीकामंद ज़बान है ये, तो इस पे उबूर हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप हुँ। अनाउंसर बन सकते हैं रेडियो कोई उर्दू सर्विस में। अच्छा, ये तो आपने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है उर्दू के हवाले जी, से, क्योंकि जी, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब साहब भी हमें नज़र आते हैं, वो कहते हैं कि जी। जनाब मुझे भी उर्दू नहीं आती। उन्होंने तो ये भी कह दिया अपने शेरों में, कहते हैं कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं कि पुराने दौर में एक मीर भी था, वो तो मीर साहब के हमें कायल नज़र आते हैं।
تو یہ اردو پہ ٹریول عبور حاصل کرنا تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ کیونکہ آج کل ابھی ہم بھی کنورسیشن کر رہے ہیں، یو آر اسپیکنگ پیورلی، آپ اردو بول رہی ہیں اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اردو بولوں، لیکن کہیں نہ کہیں سے ہمارا وہ آ جاتا ہے کہ ہم پیورلی اردو نہیں بول سکتے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ کس طرح سے باؤنڈ کیا جا سکتا ہے کہ صرف اور صرف اردو بولی جائے اور پیورلی عبور حاصل کیا جائے اردو کے اوپر؟ دراصل مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ کبھی کبھی ہم جیسے بہت سے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنی زبان پر، اردو زبان پر، اور اس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے بولنے کے لیے. اور میں ٹھیک ہے. کہتی ہوں سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ سیکھنے کے عمل سے ہم لوگ سب پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. پڑھنا بہت ضروری ہے، آپ کا کتاب کا مطالعہ ہونا بہت ضروری ہے، آپ کو سیکھنا نئے لوگوں سے، جو کہ اتنے ہمارے پرانے لوگ ہیں جن کا اردو پہ عبور بے تحاشا ہے، اردو زبان پہ. تو ان سے ان کے پروگرام سنیے، ان کو سنیے، ان سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ان کے تلفظ کو، ان کے لہجے کو فالو کرنا سیکھیے. تو میں سمجھ سکتی ہوں سیکھنے کا قلم اگر نہیں رکے گا تو آپ سیکھ جائیں گے اس کو بہت اچھے طریقے سے. اور کوشش ٹھیک ہے. کیجیے کہ اپنی لینگویج کو، اپنی زبان کو پروموٹ ضرور کیجیے، اپنی زبان ٹھیک. کو ترجیح دیجیے بولنے پہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کویسچن جو میرا، اب آپ نے جس طرح بات کی کہ اردو اچھے بولنے والے بھی ہیں ان سے ہماری، اب جی، مجھے یہ بتائیے کہ ندا مرزا صاحبہ کی انسپریشن کیا تھی؟ میری انسپریشن میرے اپنے والد صاحب جو کہ بہت اچھی اردو پہ عبور رکھتے ہیں، اور وہ گھر کے اندر ہمیں سکھایا بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ ابھی تک بے شک میں اناؤنسر بن گئی ہوں لیکن میں انہی سے بہت ساری چیزیں سیکھتی ہوں. اور یہ ان کی اردو، میری والدہ کی اردو بہت اچھی تھی. اور ریڈیو کویت اردو سروس میں آنے کے بعد بھی میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ جانا، حتیٰ کہ بہت سارے تلفظ جو کہ میں عام زندگی میں غلط استعمال کرتی تھی، ان کو آ کے میں نے یہاں پر سیکھا. کہتے ہیں سیکھنے کا عمل نہیں رکتا، تو بالکل وہ صحیح. سیکھنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، ابھی تک ٹھیک. سیکھ ہی رہی ہوں، اور صحیح. انشاءاللہ آگے بھی سیکھتی رہوں گی. بہت شکریہ ندا صاحبہ ہمیں ٹائم دینے کا، نیوز الرٹ کو ٹائم دینے کا اپنے قیمتی وقت میں سے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی، اور میں بھی آپ بہت جلد ندا مرزا صاحبہ کو نیوز الرٹ کے پلیٹ فارم سے بھی دیکھ سکیں گے انشاءاللہ بہت جلد. ندا مرزا صاحبہ ایک دفعہ پھر سے بہت شکریہ نیوز الرٹ کو ٹائم دینے کا. ناظرین، ندا مرزا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں کویت سے، اور ان سے بات ہوئی کہ خواتین کے جو کویت کے حوالے سے مسائل ہیں اور ان سے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے نیوز الرٹ.